So next we are going to discuss is about AIDS. तो यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक आपका चलेगा एड्स के ऊपर। पूरी वीडियो के अंदर हम एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एड्स एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्या बताता है हमें? दैट दिस डिजीज हैज बीन एक्वायर्ड। तो ये डिजीज कॉन्जीनाइटल नहीं होती, कॉन्जीनाइटल यानी कि बाय बर्थ नहीं होती। दिस हैज बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो ये वर्ड क्या बता रहा है? यहाँ पे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो लास्ट वीडियोस में हमने इम्यून सिस्टम की दो टाइप स्टडी की थी। एक थी AMIS, दैट इज एंटीबॉडी mediated immune system, and second was the CMIS, that is cell mediated immune system। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द हेल्पर टी सेल्स कि CMIS में कौन काम करता है? हेल्पर टी सेल्स काम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और हेल्पर टी सेल्स काम करते हैं। तो जब एड्स होता है उस टाइम पे हेल्पर टी सेल्स का नंबर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर इसके नॉर्मल लेवल्स की बात करें तो नॉर्मल हेल्पर टी सेल्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं? दे आर अबाउट 500 to 1500 per mm³ ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन। तो इतने सेल्स रहते हैं हेल्पर टी सेल्स। बट एक एड्स पेशेंट के अंदर, जिस पर्सन को एड्स हो चुका है, उसके अंदर ये रिड्यूस होके 200 या 200 से भी कम हो जाते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स के द्वारा जो हमारा CMIS था, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, वो काफी इफेक्ट हो जाता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? आउटबर्स्ट ऑफ डिजीजेस। आउटबर्स्ट ऑफ डिजीजेस मतलब जब हमें एक ही टाइम पे काफी सारी डिजीजेस या पैथोजन अटैक होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? आउटबर्स्ट ऑफ डिजीजेस, दैट इज सिंड्रोम। क्लियर? तो एड्स का जो फर्स्ट केस था दैट वाज रिपोर्टेड इन हेंटाई। हेंटाई USA की एक सिटी है मेजर। तो वहां पे 1981 में फर्स्ट केस क्या हुआ था? रिपोर्ट हुआ था अमंग होमोसेक्सुअल्स। अमंग होमोसेक्सुअल्स मतलब जब मेल मेल से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? होमोसेक्सुअल्स। एक्चुअली ये पर्सन्स में हेंटाई में रिपोर्ट हुआ था 1981 में, लेकिन उससे पहले ये ग्रीन मंकी में रिपोर्ट हो चुका था। ग्रीन मंकीज में ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, फर्स्ट रिपोर्ट। तो ये फर्स्टली रिपोर्टेड कहां पे हुआ था? ग्रीन मंकीज के अंदर। तो इसको इसलिए एक्वायर्ड भी बोला जाता है कि मंकी से ये इंसानों में पहुंच गया। क्लियर? तो उसके बाद 1983 में एक साइंटिस्ट था मोंटाजेनियर एंड उसके साथी थे एटॉल। उन्होंने 1983 के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट किया था ह्यूमंस में से, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके दिखाया। सिमिलरली 1984 के अंदर साइंटिस्ट था गैलो।
गैलो और उसके साथी, उन्होंने भी इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाया फ्रॉम ह्यूमंस। क्लियर? इंडिया के अंदर फर्स्ट केस 1986 में रिपोर्ट हुआ इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था इंडिया में इन 1986। इसके अलग अलग नाम से इसको पहचाना जाता है, इसके काफी नाम यूज किए जा रहे थे। सबसे पहले HCLV3, HCLV3 that is human cell leukemia virus, human cell leukemia virus। उसके बाद इसको HTLV3 बोला गया, HTLV3 that is human T lymphocyte virus, lymphocyte virus। Then thereafter it was named as LAV, LAV that is lymphoadenopathy, lymphoadenopathy associated virus, associated virus। Then thereafter it was named as HIV। तो HIV की काफी सारी टाइप्स हैं, इनमें से दो मेजर टाइप्स हैं, HIV1 and HIV2। HIV1 is the most common AIDS strain in India, while HIV2 is the most common strain of AIDS in West Africa। इनकी आगे सब टाइप्स भी होती हैं, जैसे HIV1 की सब टाइप्स की बात करें तो इसकी आगे सब टाइप्स भी हैं। कौन कौन सी सब टाइप्स हैं? लाइक HIV1A, HIV1B, HIV1C एंड HIV1E। इसकी टोटल 4 टाइप्स हैं। जो सबसे मेजर हमारे इंडिया के अंदर है दैट इज द HIV1C। तो HIV1C इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा कॉमन है। और किन के अंदर कॉमन है? दोज पर्संस विच हैव द हाई रेट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उनके अंदर HIV-C काफी फाइंड आउट किया गया। HIV-1B ये वाली टाइप्स किसके अंदर देखी गई है? मोस्ट ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स के अंदर। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, नीडल्स शेयर करते हैं, उनके अंदर मैक्सिमम ये पहचानी गई है। क्लियर? नेक्स्ट, cause of AIDS, that is we are now going to discuss about etiology, cause of AIDS। तो एड्स फैलाता कौन है? एड्स इज मेनली स्प्रेड बाय HIV virus, that is human immunodeficiency virus, which is a retrovirus। HIV या ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस क्या है? ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? दैट इट कंटेन्स RNA एज द जेनेटिक मटीरियल। इसके अंदर RNA जेनेटिक मटीरियल होता है, लेकिन ये RNA से कन्वर्ट हो जाता है DNA के अंदर, क्योंकि इसके RNA के साथ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करवा देते थे? इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा के इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द DNA। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज रेट्रोवायरस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें, एपिडेमियोलॉजी दैट इज
स्प्रेड और ट्रांसमिशन, स्प्रेड और ट्रांसमिशन ऑफ एड्स की बात करें तो ये स्प्रेड कैसे होता है या ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये नॉन कंटेजियस डिजीज है। इट इज अ नॉन कंटेजियस डिजीज। इट मीन्स ये कंटेक्ट में आने से नहीं फैलती, नॉट स्प्रेड बाय, तो ये याद रखना आपने, नॉट स्प्रेड बाय, जस्ट होल्ड ऑन, not spread by contact, handshake, kiss, hug or sharing of articles or sharing of food। तो ये नॉन कंटेजियस डिजीज है। तो ये फैलती कैसे है? इट इज स्प्रेड मेनली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यूज ऑफ नीडल्स और साइरिंजेस, तो जो इंजेक्शंस वगैरह यूज करते हैं, तो एक ही इंजेक्शन की नीडल या सिरिंज हम मल्टीपल पर्संस के ऊपर यूज करते हैं, तो उस टाइम पे फैलने के चांसेस होते हैं। या फिर ड्यूरिंग कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो उस टाइम पे अगर कंटेमिनेटेड ब्लड हम एक नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दें तो उस टाइम पे ये फैलने के चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ये फैल सकता है। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है जब सीमेन इंसर्ट किया जाता है into the female vaginal tract or from infected mother to child, तो एक इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे तक जा सकता है थ्रू क्लस्ट्रम, थ्रू कोलेस्ट्रम। क्लियर? तो आपने ये याद रखना है दैट इट इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज, ये कंटेक्ट में आने से नहीं फैलता, इट इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। एड्स ओनली ट्रांसमिट्स थ्रू, एड्स ओनली ट्रांसमिट्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, तो बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ही ये फैलता है, बट नॉट बाय फिजिकल कंटैक्ट, बट नॉट बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको वायरस का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवा रहा हूं। तो ये क्या है? एक एड्स वायरस का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज अ एड्स वायरस स्ट्रक्चर। जैसे आप इसको देख सकते हो, ध्यान से नोटिस कीजिए, इसके अंदर आउटर कवरिंग होती है विच इज बाइलिपिड मेम्ब्रेन, बाइलिपिड लेयर, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर विच इज प्रेजेंट एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, उसके बीच में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स लगे होते हैं। जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। ऊपर ब्रॉड नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की तरफ ब्रॉड नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? जीपी 120। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, और नीचे की तरफ एक पॉइंटेड एंड होता है नीडल लाइक विच इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां पे आप लेबल कर लेना ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक नोन एज GP41।
तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 41 होती है। These glycoproteins are embedded in the phospholipid bilayer। तो phospholipid bilayer के अंदर क्या होते हैं, embedded होते हैं। इसके अंदर दो प्रोटीनेशियस कोट्स होते हैं known as capsids, एक इनर एक आउटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, प्रोटीनेशियस एक कवरिंग है। तो ये वाली कवरिंग को क्या बोल देते हैं हम, प्रोटीन्स विच इज 17। तो यहाँ पे P17 का कोट होता है, P17 के कैप्सोमियर्स होते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं सर्कुलर, तो इनको क्या बोल देते हैं हम, कैप्सोमियर्स। तो P17 इज द आउटर कोट, इट इज द आउटर कैप्सिड। क्लियर। देन उसके अंदर एक P24 कैप्सिड भी होता है, ये वाला। तो ये भी क्या है, एक प्रोटीन कोट है, इसके अंदर भी कैप्सोमियर्स होते हैं, लेकिन ये इनर कैप्सिड है, इनर कैप्सिड विच इज P24। तो यहाँ पे P24 होती है। देन उसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं आरएनए के, आरएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द एड्स वायरस। उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं सिमिलर, एक जैसे होते हैं, 2 सिमिलर single stranded RNA filaments are there, each constituted with reverse transcriptase enzyme। तो जो क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाने में रोल प्ले करता है। क्लियर। तो ये था हमारा एड्स का स्ट्रक्चर, एड्स वायरस का स्ट्रक्चर। अब इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, they help in attachment to the receptor sites on CD4। जो CD4 रिसेप्टर साइट्स होती हैं टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो CD4 रिसेप्टर साइट्स होती हैं, CD4 रिसेप्टर साइट्स, उनके ऊपर अटैच करवाने में रोल प्ले कौन करता है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्पाइक्स। इज इट क्लियर। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द एड्स वायरस। नेक्स्ट हम इसके मोड ऑफ एक्शन को, यानी कि ये कैसे अपना इफेक्ट शो करता है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने डिस्प्ले करवाया इसकी मोड ऑफ एक्शन को, एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर HIV वायरस एंटर करता है, HIV वायरस एंटर करता है, देन इट एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस। सबसे पहले ये मैक्रोफेजेस में चला जाता है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स ही हैं जो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। क्लियर। मैक्रोफेजेस के अंदर जाके ये जो रिट्रोवायरस है, एड्स वायरस, इसके आसपास क्या है, प्रोटीन का कोट, वायरल का जो प्रोटीन कोट होता है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज द आरएनए। तो इसके अंदर अपना जो वायरस का कोर होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द आरएनए। तो वायरस किसी भी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, किसी भी सेल को, तो सबसे पहले ये मैक्रोफेजिस को अटैक करता है। मैक्रोफेजिस को अटैक करेगा तब उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोई भी मैक्रोफेजिस या कोई भी सेल। तो ये क्या हो गया, हमारी बॉडी का ओन सेल। तो ये सारा हमारी बॉडी का सेल दिखाया हुआ है यहाँ पे। क्लियर। तो एनिमल सेल दिखा रखा है हमने। तो वायरल आरएनए जब हमारी बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है तो उसका जो प्रोटीन कोट है वो उतर जाता है। प्रोटीन कोट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। लेकिन जो उसका आरएनए मटेरियल है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बन जाता है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्योंकि आरएनए के साथ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम क्या करता है, इसको आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। जब वायरस का डीएनए बन जाता है, दैट वायरस डीएनए हमारे जो बॉडी के डीएनए है या जीनोम है उसके साथ क्या कर जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये डार्क लाइन दिखाई हुई है, तो ये डार्क लाइन क्या है, वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए। तो जो पतली लाइन दिखाई हुई है दैट इज द बॉडीज ओन डीएनए। तो यहाँ पे दोनों अटैच करके होस्ट की मशीनरी के ऊपर क्या कर लेता है, ये टेक ओवर कर लेता है और अपने जैसे न्यू वायरसेस की प्रोडक्शन को शुरू कर देता है। तो नए वायरसेस बनने क्या हो गए, शुरू हो गए। तो इनकी मल्टीप्लाइसिटी स्टार्ट हो चुकी है। नए वायरसेस बन रहे हैं जो वो दोबारा से अटैक करेंगे नेक्स्ट मैक्रोफेजिस के अंदर और अपना जो लेवल है या अपने जो वायरस पार्टिकल्स का नंबर है उनको इंक्रीज करते रहेंगे। फाइनली जब मैक्रोफेजिस से वायरस बन के बाहर निकलता है, दैट अटैचेस विद द टी लिम्फोसाइट्स। तो वो टी लिम्फोसाइट्स के CD4 रिसेप्टर साइट्स के ऊपर अटैक करता है, अटैच हो जाता है उसके ऊपर जाके। देन फाइनली टी लिम्फोसाइट्स की क्या होनी शुरू हो जाती है, डेथ। तो टी लिम्फोसाइट्स का नंबर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है फ्रॉम 1500। नॉर्मली कितने रहते हैं ये टी लिम्फोसाइट्स, 500 to 1500 पर ml ड्रॉप ऑफ द ब्लड। तो ये रिड्यूस होके कितने रह जाते हैं, सिर्फ 200 पर mm³। जब टी लिम्फोसाइट्स का नंबर काफी रिड्यूस हो जाता है तो उस टाइम पे ये बॉडी के ऊपर सिम्टम शो करना शुरू कर देते हैं बाय सिंड्रोम। तो अलग अलग तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। क्लियर। इसका जो सिम्टम्स है, जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो क्या रहते हैं, फीवर। फीवर क्या है, एक जनरल सा सिम्टम है। डायरिया, डायरिया भी क्या है, एक जनरल सा सिम्टम है। यहां से भी हमें नहीं पता चल सकता कि एड्स की बीमारी हो चुकी है। एंड वेट लॉस, एकदम बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, एक्सेसिव वेट लॉस होता है। तो इसीलिए एड्स को स्लिम डिजीज भी बोला जाता है, स्लिम डिजीज, स्लिमिंग डिजीज। क्लियर। तो ये जनरल से सिम्टम है, ये ज्यादा हमें इतना प्रभावित नहीं करते कि हमें एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। इज इट क्लियर। Next we are going to discuss about its diagnosis of AIDS। तो कैसे डायग्नोस किया जा सकता है एड्स को। एड्स कैन बी डायग्नोस्ड by a test named as ELISA test, that is enzyme linked immunosorbent assay test। तो एलिसा टेस्ट क्या है, एक एड्स के अगेंस्ट प्रॉपर कंफर्मेटरी टेस्ट है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट ये कैसे काम करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज के बेस पे काम करता है। एंटीजन मतलब एड्स वायरस, एंटीबॉडी यानी कि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट कोई ना कोई हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी तैयार की है। तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, या एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन भी बोल देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन करवा के या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा के इसको कंफर्म किया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर। और भी काफी सारे टेस्ट आते हैं, जैसे रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट, बट दे आर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। इसको डॉट ब्लॉट टेस्ट भी बोला जाता है, डॉट ब्लॉट टेस्ट। क्लियर। या फिर लेटेक्स अग्लूटिनेशन, लेटेक्स अग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, ये भी कोई ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। या फिर पार्टिकल अग्लूटिनेशन टेस्ट रहता है इसका,
वो भी ज्यादा कोई इफेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों ही रैपिड टेस्ट हैं, बट एलिसा इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। तो सबसे जो प्रॉपर टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिसके द्वारा एड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, दैट इज द एलिसा टेस्ट। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होने के बाद जब फर्स्ट सिम्टम्स दिखते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स। तो एड्स होने के बाद 5 से 10 साल बाद ये अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है। नॉर्मल जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 28 मंथ टू 36 मंथ्स। तो तकरीबन 2.5 साल से लेके 3 साल के अंदर ये अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, काफी जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीवर होता है, या डायरिया, या फिर वेट लॉस। तो इस प्रकार के सिम्टम्स क्या है, इसके जनरल सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स। इंसान क्या कर देता है, इनको अनदेखा कर देता है, जनरल सिम्टम्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया कि टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक होता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर मल्टीपल अटैक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार बैक्टीरिया अटैक कर देता है, साथ में फंगस ने अटैक कर दिया, साथ में किसी प्रोटोजोन ने अटैक कर दिया, साथ ही किसी पैरासिट ने या वायरस ने और ने अटैक कर दिया, पैरासिट ने या किसी और वायरस ने अटैक कर दिया। तो यानी कि एड्स होने के बाद मल्टीपल बीमारियां लगने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम। इट इज नॉट अ डिजीज, रेदर इट इज अ सिंड्रोम। तो जो अलग अलग तरह की बीमारियां आगे शो करना शुरू कर देता है। क्लियर? तकरीबन 3 साल के अंदर जब एड्स काफी फैल जाता है, एड्स फुल ब्लोन एड्स बोल देते हैं, फुल ब्लोन एड्स पेशेंट, तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है फाइनली। तो अगर इसके मोर्टेलिटी की बात करें कि डेथ रेट कितना होगा, तो डेथ रेट कितना होता है, 100%। 100% डेथ रेट है इसके अंदर, यानी कि बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो रिस्क रहता है वो एड्स का किसको रहता है रिस्क, तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, having unprotected sexual intercourse। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। या फिर इंट्रावीनस ड्रग एडिक्ट्स, जो इंट्रावीनस वेन्स के अंदर ड्रग्स लेते हैं, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं एड्स होने के। या फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इन्फेक्टेड, अगर ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके कोई ज्यादा इलाज तो है नहीं। अगर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो सिर्फ हम क्या ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन। तो कैसे ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे अभी बताया कि रिस्क किसको है, हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स और हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या रहेगा, हैविंग ओनली सिंगल पार्टनर, हैविंग ओनली सिंगल सेक्सुअल पार्टनर, या फिर हैविंग प्रोटेक्टेड सेक्स, दैट इज यूज ऑफ कॉन्डम्स। तो उस प्रकार से इसके प्रिवेंशन लिए जा सकते हैं। या अवेयर करके, अवेयरनेस अमंग यूथ एंड स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स को अवेयर करके, फोर्थ जो ड्रग एडिक्शन है उसको स्टॉप करके अबॉलिशिंग ड्रग एडिक्ट्स। तो ड्रग एडिक्शन को खत्म करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे पॉलीगैमी को अवॉइड करके, अवॉइडिंग पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। तो ज्यादा सेक्स पार्टनर्स ना हो, पॉलीगैमी ना हो, तो वहां से क्या है, ये प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग डिस्पोजेबल साइरेंजेस इन हॉस्पिटल्स। तो डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करने चाहिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कॉन्डम्स अमंग दी सोसाइटी। तो यहाँ पे कॉन्डम्स वगैरह या अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए बाय कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। वो मैंने आपको ऊपर लिखी दी है ऑलरेडी। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में दो सोसाइटीज काफी काम कर रही हैं। एक का नाम है नाको, नाको दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में काफी सारी एनजीओस क्या दे रही हैं साथ। एनजीओस का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट द्वारा रन नहीं की जाती। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या कर देता है, फंडिंग करता है। जो नाको है उसको कंट्रोल करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, 1 December is commemorated as वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे कितना होता है, 1 December। इज इट क्लियर? अगर इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। इट इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज। तो ये क्या है, एक नॉन क्योरेबल डिजीज है, नॉन क्योरेबल डिजीज। तो इसके अगेंस्ट काफी सारे ड्रग्स बनाने की बात चलती है, काफी सारे ड्रग्स हमने बनाए भी, लेकिन कोई भी ड्रग इसके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं पाया गया। तो एक एड्स पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता। तो यहां पे अजिडो थाइमिडीन, अजिडोथाइमिडीन दैट इज AZT, तो ये एक काफी इफेक्टिव ड्रग पाया गया जो क्या कर देता है, सुप्रेस करता है HIV वायरस को, HIV वायरस की एक्टिविटी को वो सुप्रेस कर देता है। या फिर टीआरस इंजेक्शन है, टीआरस इंजेक्शन, तो ये भी क्या करता है, इट आल्सो सुप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ द HIV वायरस। तो यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टिसिपेशन करके ही, पीपल को अवेयर करके ही, पीपल्स अवेयरनेस में कंट्रोल द एड्स स्प्रेड। तो एड्स स्प्रेड को सिर्फ पीपल पार्टिसिपेशन करके ही कंट्रोल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? 1996 से एक टेक्निक चल रही है ART, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ART। उसके बाद एक टेक्निक स्टार्ट हुई थी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, दैट इज HAART, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट 1996 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो इसके द्वारा सिर्फ एक एड्स पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। एड्स पेशेंट लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग्ड।
तो उसकी लाइफ को लंबा किया जा सकता है, 2-4 साल उसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते। एड्स पेशेंट कांट बी ट्रीटेड, क्लियर। या फिर इम्यूनो स्टिमुलेटिव थेरेपी होती है, इम्यूनो स्टिमुलेटिव थेरेपी। तो ये इम्यूनो स्टिमुलेटिव थेरेपी क्या कर देती है, हमारे बॉडी के अंदर टेम्पररी बेसिस के ऊपर हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उनको बूस्ट कर देती है। इम्यून सेल्स बूस्टेड, तो अगर इम्यून सेल्स बूस्ट हो गए तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्स इन डिटेल। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द कैंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।